यूनिट 8। गुड इवनिंग सुशांता, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। एग्जाम होना ही होना है, तो आप लोग ये मत सोचना कि अभी भी कोई चांस है इधर उधर होने का। तो जितना पढ़ा हुआ है उसको रिवाइज कर लो अच्छे से। और दोनों पीडीएफ जो रिवीजन पीडीएफ मैंने शेयर किया है, पहला वाला और ये जो अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, दोनों पीडीएफ को साथ साथ में पढ़ना है। ठीक है, दोनों को अच्छे से पढ़िए। और आप जो भी कोर्स में है उसके अनुसार जो आपको नोट्स मिले होंगे, यूनिट वाइज नोट्स, उसमें से अगर आपको पढ़ना है तो पढ़ लीजिए। अदरवाइज ये दोनों जो है पहले फोकस करना है। दोनों साथ में, ऐसा नहीं है कि आप एक को छोड़ कर दूसरा पढ़िए। दोनों में कुछ कुछ टॉपिक अलग अलग हैं, तो दोनों को साथ में लेके पढ़ना है। और जो मैंने बताया था आपको, अभी भी 2-3 दिन है, तो एटलीस्ट जो टाइमिंग है, एग्जाम का टाइमिंग, मॉर्निंग टाइम में हम लोग एग्जाम होगा, तो उसी टाइमिंग में आप लोग बैठ करके मॉक टेस्ट दीजिए 3 घंटे। पेपर 1 पेपर 2 दोनों साथ में। ठीक है, किसी प्रकार के डिस्ट्रक्शन से दूर रहिए, मोबाइल वोबाइल से स्पेशली। अभी मतलब ज़्यादा सोशल मीडिया यूज मत करना, हो सके 2-3 दिन। जितना समय है पूरा टाइम दीजिए रिवीजन पर। अभी का जो लास्ट का जो टाइम होता है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, भले ही आपने स्टार्टिंग में कम पढ़ा हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। म्यूट कर लीजिए सब लोग। ये जो लोग भी यूट्यूब पे देख रहे हैं, प्लीज़ अगर आप कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो यू कैन ज्वाइन पेपर 1 पेपर 2। और आप लोग भी शेयर कर सकते हैं ग्रुप के अंदर, आप लोग भी जूनियर्स या कलीग्स जो भी तैयारी करना चाहते हैं। देखिए हम लोग पढ़ेंगे इसमें जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं उन सभी को कवर करेंगे यूनिट 8 के अंदर। और यूनिट 8 में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है आपका कॉन्स्टिट्यूशन वाला पार्ट है, संविधान वाला। ठीक है, तो संविधान के जो जो टॉपिक हैं उनको हम लोग इसमें वीडियो में इस माध्यम से कवर करने वाले हैं। पहला इसमें है प्रियम्बल को लेकर के एग्जाम में क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं। ठीक है, तो प्रियम्बल जो है, प्रियम्बल को क्या बोल सकते हैं? प्रियम्बल काइंड ऑफ, जैसे कि एक नाम इनका है एन ए पालखी वाला, इनके द्वारा जो है टर्म दिया गया था प्रियम्बल को, इज लाइक ऑफ आइडेंटिटी कार्ड, आइडेंटिटी कार्ड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे कि कोई स्टूडेंट का आइडेंटिटी कार्ड होता है ना, उससे पता चल जाता है उसका नाम क्या है, उसका डेट ऑफ बर्थ क्या है, कहाँ से किस स्कूल में पढ़ता है। इसी प्रकार से जो हमारा प्रियम्बल है संविधान का, वो हमारे संविधान को दर्शाता है, संविधान का क्या ऑब्जेक्टिव है, किस प्रकार का संविधान है। अगर आपको आप प्रियम्बल पढ़ेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि संविधान किस टाइप का संविधान है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसलिए इसको बोलते हैं आइडेंटिटी कार्ड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, प्रियम्बल को जो है विच इज बेस्ड ऑन द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो कि प्रेजेंट किया गया था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के अंदर, तो उसी पर आधारित है। उन्होंने प्रेजेंट किया था कि हमारे भारतीय का जो संविधान होगा किस प्रकार का, उसका नेचर किस प्रकार का होगा, उस चीज को दर्शाया था उन्होंने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के माध्यम से, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, ये फैक्ट तो आएंगे नहीं, लेकिन बस याद रखिए। और 42nd जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था उसके अंदर कुछ 3 इंपॉर्टेंट जो वर्ड्स हैं, जैसे पहला है सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटीग्रिटी, तीनों को ऐड कर दिया गया था। तीनों को हम आगे देखेंगे, एक्सप्लेन कर दूंगा मैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि कौन कौन से वर्ड ऐड किए गए, या फिर इसमें ऐसा ऑप्शन में आ जाता है, 4 ऑप्शन दिए होंगे कि कौन सा वर्ड ऐड नहीं किया गया था। सो सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी के अलावा अगर कोई ऑप्शन आए तो उसको आप एलिमिनेट कर देना। और ये भारतीय संविधान के 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में इसको ऐड किया गया था। ठीक है, और जो सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस है, इनको लिया गया है। जो आइडिया है सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल जस्टिस का, ये आपका रशियन रेवोल्यूशन से लिया गया है। और लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी, तीनों को फ्रेंच रेवोल्यूशन से लिया गया। प्लीज बंद कर लीजिए। ठीक है, तो इसमें कुछ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट जो लिखे हैं यहाँ पर, वो एक एक करके मैं समझा देता हूँ। पहला है आपका जस्टिस। जस्टिस का मतलब क्या होता है? जस्टिस सभी प्रकार का हो सकता है, सोशल, इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल जस्टिस। ठीक है, सोशल का मतलब क्या होता है? सामाजिक रूप से जस्टिस, जैसे कि सबको बराबर अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराना, सबको बराबर ट्रीट करना, सभी सिटीजन्स को किसी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, जैसे कास्ट के आधार पर या रेस के, रिलीजन के आधार पर, सेक्स के आधार पर, जेंडर के आधार पर, किसी प्रकार से कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। एवरीबॉडी हैव द इक्वल ट्रीटमेंट टू ऑल सिटीजन्स। इकोनॉमिक का मतलब होता है, इकोनॉमिक जस्टिस का मतलब होता है किसी
इकोनॉमिक फैक्टर के आधार पर देयर इज नो डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है। नेक्स्ट है पॉलिटिकल। पॉलिटिकल जस्टिस का मतलब होता है कि हर एक सिटीजन जो है उसको बराबर हक है, सभी पॉलिटिकल जो राइट्स होते हैं सबको बराबर है। ठीक है। दैट इज, और सभी लोग अपनी वॉइस उठा सकते हैं इन दी गवर्नमेंट। तो ये जो अधिकार होता है पॉलिटिकल राइट्स कहलाता है, मतलब सभी लोग वोट भी दे सकते हैं अगर जो है क्वालिफाइड करते हैं एक उम्र के बाद। दीज आर द थ्री जस्टिस: सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस, पॉलिटिकल जस्टिस। लिबर्टी का मतलब क्या होता है? लिबर्टी का मतलब होता है काइंड ऑफ स्वतंत्रता इन टर्म्स ऑफ द थॉट्स, अपने विचारों की आज़ादी, एक्सप्रेशन, अभिव्यक्ति की आज़ादी जिसको बोलते हैं, कि आप आपके जो भी विचार हैं, जो थॉट्स हैं, जो आप एक्सप्रेस करना चाहते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं थ्रू दी बुक, लिख करके, बोल करके, टीवी के माध्यम से, या किसी भी रूप में। बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, जो आपको विश्वास है, धर्म है, जिस प्रकार का वर्शिप करते हैं कर सकते हैं, उसमें किसी प्रकार का रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। इक्वालिटी मतलब ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी दोनों। एंड फ्रेटर्निटी का मतलब होता है कि सभी लोगों में फ्रेटर्निटी को जो है, ब्रदरहुड को, बंधुत्व को प्रमोट करना समाज के अंदर, जिससे राष्ट्र की एकता और जो है अखंडता को मजबूत करना। ये आपके चार इंपॉर्टेंट टर्म यहाँ पर हुए: जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। फर्दर यहाँ पर और भी दिए गए हैं कुछ: सोवरन, सोशलिस्ट, सेकुलर, इंटीग्रिटी, रिपब्लिक, जस्टिस, सोशल जस्टिस। ये तीनों मैंने अभी डिस्कस किए हैं, लिबर्टी, इक्वालिटी। सोवरन का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि इंडिया अभी जो है आज़ाद है, कोई भी बाहरी अथॉरिटी नहीं है जो कि इंडिया को किसी रूप से, मतलब डिपेंडेंसी नहीं है इंडिया की किसी भी कंट्री पर। देयर इज नो आउटसाइड अथॉरिटी जो कि इंडिया को कंट्रोल करेगा। अभी जो है देश आज़ाद है। दैट इज फॉर द सोवरन, सोवरन मुल्क, सोवरन कंट्री इसको बोल सकते हैं। सोशलिस्ट का मतलब होता है समाजवादी। इसका मतलब ये बेसिकली ऐड किया गया, तभी मैंने आपको बताया यहाँ पर सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी तीनों को ऐड किया गया था 42nd अमेंडमेंट के अंतर्गत। ठीक है। ये आपका 42nd अमेंडमेंट में इनको ऐड किया 1976। ये भी क्वेश्चन बन जाता है, तो आपको ये जो एक्ट है वो की याद रखना है, और कौन कौन से ऐड किए गए ये भी आपको ध्यान है। ठीक है। हमारा जो सोशलिज्म है वो किस प्रकार का है बता सकते हैं? समाजवाद जो है किस प्रकार का है? ये है हमारा डेमोक्रेटिक, जो मैंने बताया हुआ था। ठीक है। एक तो होता है कम्युनिस्ट, जैसे चाइना है कम्युनिस्टिक सोशलिज्म। हमारा है डेमोक्रेटिक प्रोसेस के माध्यम से सोशलिज्म को प्रमोट करना, सोशल डेमोक्रेटिक सोशल वेलफेयर स्टेट। बिल्कुल। इंटीग्रिटी का मतलब क्या होता है? अखंडता। इसका मतलब होता है कि जो है हमारे देश के अंदर जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी होती है, अभी इलेक्शन हुए है ना, एमपी, एमएलए और जो पंचायत मेंबर्स होते हैं, वार्ड मेंबर्स होते हैं, सबका इलेक्शन होता है, इनडायरेक्टली डायरेक्टली सभी के सभी इलेक्ट किए जाते हैं। तो एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस को फॉलो किया जाता है, वो आपकी इंटीग्रिटी को दर्शाता है। बिल्कुल। नेक्स्ट है इसमें रिपब्लिक। रिपब्लिक का मतलब होता है कि यहाँ पर किसी प्रकार का कोई हेरिडेटरी रूलर्स नहीं है, कोई कोई राजा इस प्रकार का, किंग या इस प्रकार के कोई जो है रूलर नहीं होता है। ठीक है। कोई ऐसी अथॉरिटी नहीं है यहाँ पर। जितने भी जो लोग होंगे पोजीशन पे, जो पीपल होंगे, वो चुने जाएंगे लोगों के द्वारा, डायरेक्टली इनडायरेक्टली विल बी इलेक्टेड फ्रॉम द पीपल। सो दैट इज कॉल्ड एज रिपब्लिक। जस्टिस का मैंने बता ही दिया आपको। लिबर्टी का मतलब बता ही दिया। लिबर्टी का मतलब होता है किसी प्रकार का कोई कोई रोकथाम नहीं है, देयर इज एब्सेंस ऑफ एनी काइंड ऑफ, बोल सकते हैं, रेस्ट्रेंट। कोई भी एक्टिविटी आप कर रहे हैं चाहे वो, तो उसमें किसी प्रकार, सभी प्रकार की स्वतंत्रता होती है, जो कि यहाँ पर लिखी हुई थी। तो हाँ, लिबर्टी, लिबर्टी है ना, लिबर्टी ऑफ थॉट्स, एक्सप्रेशन, बिलीफ। इक्वालिटी का मतलब समानता होती है, कि किसी प्रकार का स्पेशल प्रिविलेज नहीं दिया जाएगा किसी स्पेसिफिक पर्सन को। सोसाइटी के अंदर सब बराबर है, तो सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी, एवरीबडी, विदाउट एनी काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। तो दैट इज कॉल्ड इक्वालिटी। सो अगर कोई भी टर्म आता है एग्जाम के अंदर, तो आई होप आप लोग क्लिक कर पाएंगे। अभी तो ओवर शिफ्ट होना है, तो आपको मार्क करना है। ठीक है। तो ये जो इंपॉर्टेंट टर्म है जो कि मैंने बता दी है यहाँ पर, पहला वाला जो स्लाइड है इसमें, ये सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटीग्रिटी तीनों को ऐड किया गया था अंडर दिस 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। एंड ये जो है अगर एग्जाम में आता है, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, ये लिए गए हमारे फ्रेंच रिवोल्यूशन से, और सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल जस्टिस रशियन रिवोल्यूशन से लिए गए। यहाँ तक क्लियर है सभी को? बोलिए। यस सर। बाकी लोग बोलिए।
चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन कई बार आ जाता है, तो अभी आजकल जो है एक दो क्वेश्चन आए हैं, लेकिन अभी हो सकता है एग्जाम में आ जाए, है ना। क्योंकि अगर वो थोड़ा सा डिटेल में पूछते हैं या फिर कुछ नया टॉपिक लेना चाहते हैं, तो हमारे भारत संविधान में जो रिट्स हैं उनको लेकर के एग्जाम में आ सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी के एग्जाम्स वगैरह में होते हैं, जो स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जाम होते हैं जहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन आता है तो वहाँ पर रिट्स के बारे में पूछ लिया जाता है। तो ये काइंड ऑफ जुडिशियल ऑर्डर होता है, जो कि इशू किया जाता है किसके द्वारा, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, टू द, और या फिर मान लीजिए हाई कोर्ट है, ठीक है। तो अगर किसी प्रकार का किसी भी लीगल, या बोल सकते हैं कि अगर वायलेशन होता है, तो फंडामेंटल राइट का वायलेशन होता है, तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट या अपने लोअर कोर्ट को जो है आदेश देता है, इशू जुडिशियल ऑर्डर को पारित करता है, उसको इशू करता है। 5 प्रकार की होती है रिट्स: हैबस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोविजन, सर्सरारी एंड क्यूरेंटो। पांचों इंपॉर्टेंट है, एक एक करके याद करने के लिए यहाँ पर ट्रिक नहीं है, कुछ ऐसे लिख सकते हो, HMPCQ। पहला इसमें हैबस कॉर्पस, इसका मतलब क्या होता है, मीन्स टू हैव द बॉडी। इसका मतलब होता है कि जो पर्सन है उसको प्रोड्यूस किया जाए बिफोर द कोर्ट। ठीक है, जैसे मान लीजिए किसी पर्सन को पुलिस के द्वारा इलीगली डिटेन कर लिया गया, ठीक है, बिना कोई चार्ज नहीं था, उसको डिटेन कर लिया गया। तो ऐसे में जो पर्सन होगा उसकी फैमिली जो कोर्ट में जा करके रिट्स फाइल कर सकती है हेबियस कॉर्पस के माध्यम से। और इसके माध्यम से जो कोर्ट ऑर्डर देगा पुलिस को या जो भी अथॉरिटी होगी कि उस पर्सन को, जो डिटेन किया गया पर्सन है, उसको प्रेजेंट किया जाए कोर्ट के सामने, और जस्टिफाई किया जाए कि डिटेन क्यों किया गया। अगर दैट इज अनलॉफुल तो फिर उसको छोड़ना पड़ेगा। सो दैट इज कॉल्ड हैबिस कॉर्पस। तो ये इसके माध्यम से पर्सन को, जिसको डिटेन किया जाता है किसी भी रूप में, उसको प्रेजेंट करना पड़ता है मजिस्ट्रेट के सामने या फिर कोर्ट के सामने। दैट इज हैबस कॉर्पस। दूसरा है, इसको हिंदी में बोलते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण। दूसरा है मैंडेमस, मतलब परमादेश। इसका मतलब होता है बी ऑर्डर और बी कमांड। तो ये पब्लिक अथॉरिटी है या फिर कोई इंफीरियर कोर्ट है, हाई कोर्ट है, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर करेगा या आदेश देगा लोअर कोर्ट को, फॉर इन्फोर्सिंग लीगल राइट ओनली। इट कांट बी इश्यू अगेंस्ट द प्रेसिडेंट या गवर्नमेंट, गवर्नर्स के अगेंस्ट में इश्यू नहीं होता है, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, एनीबडी? इसका मतलब सिंपल है कि जो भी उनकी ड्यूटी होती है, सरकारी सरकारी जो अधिकारी होते हैं, ठीक है, अगर जो है वो अपनी ड्यूटी को नहीं निभा रहे होते हैं, तो उसको लेकर के मैंडेमस जारी किया जाता है कि जो पब्लिक ऑफिशियल्स हैं, अथॉरिटी है, तो वो अपनी ड्यूटी को परफॉर्म करें जिसके लिए उनको वहां पर रखा गया है, डू बाय द लॉ। ओके, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल, आप कहीं पर जाते हैं, आप DL बनवाने जाते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस या कोई भी डॉक्यूमेंट बनवाने जाते हैं गवर्नमेंट। अगर कोई मना करता है गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, जो कि उसके लिए बनाए, उसी काम के लिए वो वहां पर बैठा हुआ है कि वो पब्लिक की सर्विस करेगी, अगर वो ऐसा नहीं करता है, तो फिर आप केस कर सकते हैं अंडर दिस मैंडेमस रिट्स। ओके, तो जो उसकी जिम्मेदारी है, सो दैट इज इन्फोर्सिंग लीगल राइट ओनली, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, उसको हम बोल सकते हैं मैंडेमस। तो जो पब्लिक ऑफिशियल्स होंगे, अथॉरिटी होगी, वो ड्यूटी को परफॉर्म करेगी जिसके लिए वो बनाए गए हैं, डाले गए। एक्सेप्टेंस प्रेसिडेंट, राज्यपाल। एक्सेप्ट लिखा है, इसमें लिखा है एक्सेप्ट, दिस कांट बी इशू। जैसे प्रेसिडेंट हैं, गवर्नर्स हैं, उनके अगेंस्ट में ये रिट्स जारी नहीं किया जा सकता। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट है प्रोविजन। प्रोविजन का मतलब क्या होता है, मीन्स टू बी फॉरवर्ड, इसको बोलते हैं प्रतिषेध, प्रतिषेध। सो ये जो यहाँ पर हायर कोर्ट होगा, जैसे सुप्रीम कोर्ट है या हाई कोर्ट है, वो लोअर कोर्ट या जो भी जुडिशियल ट्रिब्यूनल्स होता है उसको जो है ये जारी करता है, ठीक है। द लेटर टू कंटिन्यू प्रोसीडिंग्स देयर इज एक्सेस टू जुडिक्शन बेसिकली। इसका मतलब है कि जैसे जो भी कोई केस है जो कि उनके जुडिक्शन में नहीं है, जैसे मान लीजिए लोअर कोर्ट है, उसके जुडिक्शन में नहीं है, फिर भी वो उस केस को लेकर बैठे हैं, तो फिर जो है प्रोविजन के माध्यम से ये हायर कोर्ट जो होगा वो जारी करेगा आदेश कि लोअर कोर्ट, कि उनकी जो जुडिक्शन है उससे बाहर जाकर के जो किसी प्रकार का केस ना ले, ठीक है। इसको बोलते हैं आपका प्रोविजन। तो ऐसे केस में कोई पार्टी जो है एक रिट को फाइल कर सकती है, दैट इज अंडर द प्रोविजन। और जो हायर कोर्ट होगा वो ऑर्डर करेगा लोअर कोर्ट that they should stop the proceedings on a particular case, that is come under the category of provision. नेक्स्ट है सर्सरारी। इसका मतलब क्या होता है, यहाँ पर जो केस होगा दैट इज ट्रांसफर फ्रॉम द लोअर कोर्ट टू द हायर कोर्ट। जैसे कि हाई कोर्ट में केस चल रहा है या और लोअर कोर्ट में केस चल रहा है, कभी कभी क्या होता है कि जो लोग होते हैं, मान लीजिए कोई पर्सन है, उसको लगता है कि यहाँ पर उसको न्याय नहीं मिला शायद, तो फिर वो हायर कोर्ट में जाता है ना, इस प्रकार से। तो वहां पर जो है केस को ट्रांसफर किया जाता है लोअर कोर्ट से या ट्रिब्यूनल से हायर कोर्ट के अंदर, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट या लोअर कोर्ट से हाई कोर्ट,
ठीक है, वो आपका इस कैटेगरी के अंदर आता है। तो जो अफेक्टेड पार्टी होगी जिसको लग रहा होगा, तो वो फाइल कर सकता है रिट ऑफ सर्सरारी, इसके माध्यम से जो हायर कोर्ट होगा वो फिर रिव्यू करेगा। ऐसा होता है ना, बहुत सारे केस होते हैं जो सुप्रीम कोर्ट रिव्यू करता है हाई कोर्ट के, या जो लोअर कोर्ट होता है तो हाई कोर्ट उनके जो है केसेस को रिव्यू करता है, क्योंकि जो अफेक्टेड पार्टी होती है वो फिर फाइल कर देती है केस को अंडर द रिट ऑफ सर्सरारी। इसके माध्यम से हायर कोर्ट उसको रिव्यू करेगा, नरीफाई कर सकता है। अगर वो ट्रिब्यूनल जो है डिसीजन जो भी दिया गया डिसीजन उसके द्वारा लोअर कोर्ट के द्वारा, तो हो सकता है उसको नलीफाई कर दें उस केस इसके ऑर्डर को। तो ये आता है आपका फोर्थ नंबर कैटेगरी के अंदर, दैट इज कॉल्ड इज परमाधिकार। लास्ट वन दैट इज इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट में इसका मतलब होता है व्हाट इज योर अथॉरिटी। इसका मतलब हुआ, देखो ये अच्छा है, इसमें क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कोई भी गवर्नमेंट ऑफिशियल है, ठीक है, ऑफिसर है, जिस पोजीशन में बैठा हुआ है उसको लेकर के काइंड ऑफ ये इक्विवेलेंटो जारी किया जाता है, इस चीज को इंश्योर करने के लिए जो पर्सन होल्ड कर रहा है पोजीशन को, पब्लिक ऑफिस को, क्या वो उसको क्वालिफाइड करता है कि नहीं करता है। ओके, इस चीज को दर्शाने के लिए क्यू वारंटो जो है जारी किया जाता है। जैसे कि दो केस थे, बहुत इंपॉर्टेंट केस है। एक में क्या था कि पहला केस है आपका कुमार पद्मा प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस। कैसे याद कर लेना, एग्जाम में तो केस नहीं आते हैं। ठीक है, इसमें क्या था कि जो पर्सन थे के एम श्रीनिवास, ओके, श्रीवास्तव, के एम श्रीवास्तव, इनको जो है अपॉइंट कर दिया गया था जज गुवाहाटी हाई कोर्ट का प्रेसिडेंट के द्वारा। ठीक है, तो किसी ने फिर जो है इस क्यू वारंटों के माध्यम से जो है केस कर दिया, और फिर बाद में उनको जो हटा हटा दिया गया था, क्योंकि इनके पास क्वालिफिकेशन नहीं थी, और दे बिकम द काइंड ऑफ व्हीकल से एज ए जज ऑफ द हाई कोर्ट, गुवाहाटी हाई कोर्ट। तो बाद में फिर उसको इनको हटा दिया गया था, क्योंकि केस में जिसने भी जो अप्लाई किया था इस अंडर द क्यू वारंटो वो जीत गया केस। इसी प्रकार से एक केस और था जिसमें क्या था कि जो अथॉरिटी थी वो पब्लिक अथॉरिटी थी। जैसे कि ये केस हमेशा पब्लिक अथॉरिटी के लिए होता है, जो सरकारी जैसे ऑफिसर्स हैं या जो भी है। एक केस और था दैट इज जमलपुर आर्य समाज वर्सेस डॉक्टर डी रामा। ओके, इस केस में क्या था कि ये जो है इसमें पिटिशनर ने फाइल किया था केस अंडर दिस रेट ऑफ क्यू वारंटो, कि जो वर्किंग कमेटी थी इस संस्था की उसके अगेंस्ट में दिया था। तो लेकिन उसमें क्या है, हाई कोर्ट था उसने इसको रद्द कर दिया था, क्योंकि ये जो है लोकल मतलब बोल सकते हैं प्राइवेट बॉडी है, और प्राइवेट बॉडी को लेकर के जो है क्यू वारंटो ये जो रेट जारी नहीं की जाती है, तो इसको जो पटना हाई कोर्ट था उसके द्वारा इसको क्यू वारंटो को रद्द कर दिया गया था। तो ये ऐसे प्रकार के केसेस होते हैं जहाँ पर ये दर्शाया जाता है कि कोई पर्सन जो कि पब्लिक अथॉरिटी है और किस प्रकार की पब्लिक ऑफिस में बैठा हुआ है, तो किस उसका जो क्वालिफिकेशन है या नहीं है। ठीक है, वो जो ऑफिस को होल्ड करता है, ठीक है, तो उस पर लेकर के क्यू वारंटो जारी की जाती है। तो ये पांचों के पांचों इंपॉर्टेंट, इन केस अगर एग्जाम में आ जाए तो प्लीज मार्क कर देना, HMPCQ। क्लियर? बोलिए। क्लास रिकॉर्ड हो रहा है ना? इनमें किसी को डाउट है पांचों में? दोबारा मैं रिपीट कर दूंगा, बोलिए। क्या लिखा है ये राजश्री सर, प्रोविजन और सरसराई में क्या डिफरेंस होता है? देखो, प्रोविजन का मतलब होता है प्रतिषेध, मतलब रोकना। कि जैसे कोई भी जो लोअर कोर्ट होगा, ट्रिब्यूनल होगा, क्वाजी जुडिशियल बॉडी हो सकती है, कोर्ट हो सकता है, लोअर कोर्ट हो सकता है, तो अगर वो उसकी जो जुडिक्शन होती है ना, अगर उसके बाहर जाके अगर वो प्रोसीडिंग्स करता है या केस को देखता है, तो वहां पर जो हायर कोर्ट होगा जैसे सुप्रीम कोर्ट है या हाई कोर्ट है, तो वो वहां पर अंडर दिस प्रोविजन वो रोक सकता है कि आपकी जो है आपके जुडिक्शन में वो केस आता ही नहीं है, ठीक है, तो लीगली सही नहीं है, तो आपको उसको केस को नहीं करना है, या मतलब उस केस पर किसी प्रकार की सुनवाई नहीं होनी चाहिए। दैट इज प्रोविजन, मतलब रोकना, प्रतिषेध करना। समझ में आ रहा है? जैसे कि कोई भी कोर्ट, लोअर कोर्ट, अगर ऐसे मामले की सुनवाई कर रहा है जो कि उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है या अधिकार क्षेत्र से बाहर है, ठीक है, तो ऐसे केस में ये जो है प्रोविजन को दाखिल किया जा सकता है, रेट को जारी किया जा सकता है। तो जो उच्च न्यायालय होगा जैसे हाई कोर्ट है या सुप्रीम कोर्ट है,
वो लोअर जो जैसे कि लोअर कोर्ट है या कोई जुडिशियल बॉडी है, ट्रिब्यूनल्स है, तो उसको आदेश जारी कर सकता है कि आपको उस केस को जो है नहीं सुनना है या उस मामले को नहीं देखना है, क्योंकि आपके वो जुडिक्शन के अंदर नहीं है। हाँ, बियॉन्ड देयर एरिया ऑफ पावर। और जो उसके बाद दूसरा है शासराज, इसका मतलब होता है कि ये जो है लोअर कोर्ट ट्रांस, जैसे कि मान ली कभी कभी ऐसे केसेस होते हैं जो कि जो पिटिशनर होता है वो लोअर कोर्ट में लड़ रहा होता है, वहाँ हार जाता है, उसको लगता है कि शायद नहीं, सही से न्याय नहीं मिला है उस प्रकार किसी भी प्रकार से, तो वो फिर हायर कोर्ट में जाता है, जैसे हाई कोर्ट है या सुप्रीम कोर्ट है। तो इस प्रकार से वहाँ पर ये इशू जो है सरसराई को, मतलब जहाँ पर केस ट्रांसफर हो जाता है आपका लोअर कोर्ट से या ट्रिब्यूनल कोर्ट से हायर कोर्ट में रिव्यू करने के लिए, जैसे बहुत सारे कभी कभी केसेस ऐसे होते हैं जहाँ पर रिव्यू किया जाता है। अब जैसे कि लोअर कोर्ट है, उसके उसके प्रोडिक्ट को उनके द्वारा कोई डिसीजन दिया गया, अब उस डिसीजन को रिव्यू किया जाएगा। कभी कभी क्या होता है कि वो उसको निलीफाई कर देते हैं सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, दैट इज आपका सोसाइटी के अंदर आता है। इज इट क्लियर? अपील करके, बिल्कुल अपील करके, जो भी अफेक्टेड पर्सन होगा, जो अफेक्टेड पार्टी जो होती है वो जो है अपील करेगी और फाइल केस करेगी एज अ रेट ऑफ ससुराल इन द हायर कोर्ट, सो दैट द हायर कोर्ट विल रिव्यू, और इन समटाइम्स जो है नलीफाई भी कर सकते हैं डिसीजन लोअर कोर्ट के द्वारा लिया गया। क्लियर सभी को? बोलिए। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर है फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट को लेकर यहाँ पर 7 फंडामेंटल राइट दिए गए हैं। बताइए, 7 ही होते हैं, 7 हैं, 8 हैं या 6 हैं? कितने हैं फंडामेंटल राइट प्रेजेंट टाइम? 6। ओके। जो टोटल 7 थे पहले, तो 7 में जो आपका राइट टू प्रॉपर्टी था अंडर आर्टिकल 31, ये जो है इसको हटा दिया गया था, ठीक है, डिलीट कर दिया गया था फ्रॉम द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट थ्रू कौन से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में? बताइए, कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था जिसमें इसको राइट टू प्रॉपर्टी को हटा दिया गया था? लीगल राइट में हाँ, लीगल राइट हो गया था बाद में, बाद में आपका लीगल राइट बना दिया गया था। 86 नहीं था, दैट इज द 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1978। अरे 73rd 74 तो इससे रिलेटेड नहीं है ना, तो आपका पीआरआई को लेकर के है, पंचायत राज। 44th अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन 1978, और इसको लीगलाइज बनाया गया था अंडर विच आर्टिकल? दैट इज 300A। ठीक है, जो कौन से पार्ट के अंदर है? पार्ट 12। तो स्टार्टिंग फ्रॉम दिस 7 फंडामेंटल राइट, अभी 6 बचे हैं, और जो राइट टू प्रॉपर्टी था उसको हटा करके एज ए लीगल राइट बनाया गया अंडर आर्टिकल 300A और पार्ट 12 है जो हमारे भारतीय संविधान का, और ये इसको हटाया गया था 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में 1978 के अंदर। बाकी के जो आर्टिकल हैं ये हम लोग डिस्कस करते हैं अभी करके, तो आपको क्लियर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट, हाँ अच्छा, पहला इसमें है आर्टिकल 12। आर्टिकल 12 तो वैसे एग्जाम में आता नहीं ज़्यादा, कभी कभी। इसमें बेसिकली डिफाइन किया गया है स्टेट को। स्टेट का मतलब क्या होता है? जैसे देश है हमारा, तो स्टेट का मतलब होता है कि संविधान में स्टेट लिखा है, इसका मतलब होता है गवर्नमेंट, ठीक है, पार्लियामेंट, या जो स्टेट लेजिस्लेचर है वो, या लोकल अथॉरिटी है, या बाकी की जो बॉडी होती है जो हमारे गवर्नमेंट फंक्शंस करती है, वो सभी की सभी स्टेट के अंदर आते हैं। सिंपल। नेक्स्ट आर्टिकल 13। आर्टिकल 13 का मतलब होता है लॉ एंड कंसेशन विद और द डेरोगेशन ऑफ द फंडामेंटल। इसका मतलब है कि जैसे मान लीजिए सरकार के द्वारा ऐसे कोई लॉ लाया गया, कानून लाया गया जो कि किसी प्रकार से डिस्क्रिमिनेशन कर रहा है बेस्ड ऑन द रिलीजन, ठीक है, या बोल सकते हैं सिंपल, जो राइट टू इक्वालिटी है उसको वायलेट कर रहा है। हमारा जो आर्टिकल 14 है, राइट टू इक्वालिटी, आर्टिकल 14, उसको किसी प्रकार से वायलेट कर रहा है, ओके, तो वो आपका आर्टिकल 13 के अंदर आएगा, और आर्टिकल 13 के अंदर आते ही उसको इनवैलिड कर दिया जाएगा। तो ये आर्टिकल 13 है। तो जनरली ये दो तो आते नहीं एग्जाम, यहाँ से स्टार्ट होता है राइट टू इक्वालिटी। किसान बिल। किसान बिल आ गया था। अच्छा, किसान बिल तो फिर एक्ट नहीं बना ना वो? एक्ट बन गया था क्या? बिल ही था वो? आई थिंक एक्ट बन गया था, बाद में उन्होंने वापस लिया, राइट, पास कर दिया गया था, राइट, थोड़ा याद नहीं आ रहा है।
देखो बिल और एक्ट पढ़ने में थोड़ा डिफरेंस होता है। बिल सिंपल होता है, पार्लियामेंट में उसको पारित किया जाता है, प्रेसिडेंट के साइन नहीं होते। एक्ट बन जाता है जब प्रेसिडेंट साइन कर देता है। पास हो गया, नहीं हुआ, पास नहीं हो पाया था ना, हाँ, तो पर एक्ट नहीं है। नहीं तो किसान बिल के अंदर ऐसा कोई रिलीजियस लेकर के आप वो ऐसा कोई प्रोमो नहीं था ना उसमें। आर्टिकल 14 वायलेट नहीं हो रहा था। डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन द रिलीजन, उसमें उसके जो प्रोविजंस थे किसान बिल की वो ऐसे थे कि शायद वो जो है फेवर में नहीं थे किसानों के, या जैसे कि जो बिजनेसमैन है उनके फेवर में थे, तो इसको लेकर के वजह से उसका विरोध हो रहा था। तो वो दैट इज नॉट बेस्ड ऑन द डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन द रिलीजन। ठीक है, राइट टू इक्वालिटी का पॉलिसी नहीं था उसका। उसका प्रोविजन ऐसे थे कि वो काइंड ऑफ दे आर फेवरिंग टू द लाइक जो बिजनेस क्लास थी, जो इंडस्ट्री थी, उनके फेवर में थे, किसानों के नहीं थे। तो जो भी होगा, मतलब अभी तो नहीं है। नेक्स्ट आर्टिकल, राइट टू इक्वालिटी, आर्टिकल 14, 14 से लेकर 18 तक राइट टू इक्वालिटी है। इसका मतलब क्या होता है कि जो है कानून की नज़र में सब बराबर है, और गवर्नमेंट किसी भी रूप में किसी के प्रति कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा बेस्ड ऑन द रिलीजन और द सेक्स और द कास्ट और द बर्थ प्लेस। दैट इज राइट टू इक्वालिटी। राइट टू फ्रीडम का मतलब होता है कि हर एक व्यक्ति को जो है अधिकार है राइट टू स्पीच, अपनी बात रखने का, असेंबली मूवमेंट करने का, इधर से उधर कहीं जाने का, किसी प्रकार का कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होगा। लेकिन हाँ, कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, ठीक है, कहीं कहीं पर। अब ऐसा भी नहीं है कि जैसे कि मान लीजिए राइट टू फ्रीडम है या राइट टू स्पीच है, बोलने का अधिकार है, अपने आप को अभिव्यक्ति करने की आज़ादी है, इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी प्रकार से पब्लिक ऑर्डर को डिस्टर्ब करें या शांति को डिस्टर्ब करें। जैसे मान लीजिए आपको प्रोटेस्ट करना है, तो प्रोटेस्ट आप जाकर के हाईवे पे नहीं कर सकते ऐसे, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं लोग अफेक्टेड होंगे, ठीक है, ट्रैफिक ब्लॉक होगा, तो फिर तो पुलिस आ जाएगी वहाँ। तो काइंड ऑफ इसमें रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस होते हैं। आप अपनी जो राइट टू फ्रीडम है उसको आप एक्सप्रेस कर सकते हैं, लेकिन देयर इज सम रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस फॉर द पब्लिक ऑर्डर। उससे किसी प्रकार से शांति जो है भंग नहीं होनी चाहिए, पीसफुली प्रोटेस्ट करने के लिए आ जाती है। नेक्स्ट है राइट अगेंस्ट एक्सप्लोटेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल 23 और 24। आर्टिकल 23, प्रोविजन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग एंड फोर्स लेबर। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये है कि सिंपल ह्यूमन ट्रैफिकिंग को इलीगल बोला गया है। किसी प्रकार से अगर किसी के बिल के अगेंस्ट में जाकर काम कराया जाए, उसको रोका जाए, तो वो आपका आता है अंडर आर्टिकल 23। ठीक है, जैसे कि बॉन्डेड लेबर है, या किसी से जोर जबरन काम कराना, किसी को कुछ पैसे दे करके, है ना, लोग ब्याज पे पैसा दे देते हैं। टीवी में आपने देखा होगा, मूवी वगैरह में पहले जो लोग होते थे तो उनकी जमीन जो रख लेते थे पैसा दे करके, फिर उनसे काम कराया जाता था, तो वो काइंड ऑफ बॉन्डेड लेबर में आएगा। ठीक है, इतना सारा ब्याज हो जाता है, लोग दे नहीं पाते हैं, अनफेयर कंडीशन में लोग काम करते रहते हैं, तो दैट इज नाउ इलीगल। आर्टिकल 23, दैट प्रोविजन ऑफ ट्रैफिकिंग इन द ह्यूमन बीइंग एंड फोर्स लेबर, दोनों को जो रोका गया। आर्टिकल 24 बात करता है एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन दी फैक्ट्री, उसको रोका गया। इसका मतलब क्या होता है कि जिन बच्चों की उम्र 14 साल से कम है, ठीक है, तो किसी भी फैक्ट्री में काम नहीं, उनको रोका गया। जैसे स्पेशली जहाँ पर बहुत ज़्यादा डेंजर है किसी प्रकार का, ठीक है, बहुत टॉक्सिक सब्सटेंस, या फिर किसी प्रकार की कोई फैक्ट्री है जहाँ पर ये जो बनते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, फायर क्रैकर्स वगैरह, या जहाँ पर हेल्थ कंडीशन अच्छी नहीं हो, आपकी एनवायरमेंट अच्छा नहीं है, तो वहाँ पर स्पेशली जिनकी उम्र 14 साल से कम है, तो उनको दैट इज प्रोवाइडेड टू द एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन, उस चीज़ को रोका गया है। ऐसे एरिया में बच्चों को हायर नहीं किया जा सकता है जहाँ पर इस प्रकार की जो है टॉक्सिक सब्सटेंस या किसी भी बहुत डेंजरस मशीन्स वगैरह यूज होती है किसी कंपनी के अंदर, किसी फैक्ट्री के अंदर, वो कहीं ना कहीं उन पर इम्पैक्ट करता है बच्चों को। तो ये आर्टिकल 23-24 आपका राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन में आता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं, तो कंफ्यूज मत होना 23-24 में। ठीक है, समझ में आ रहा है? चलिए नेक्स्ट है आगे, राइट टू फ्रीडम फ्रॉम ऑफ रिलीजन। इसका मतलब क्या होता है कि भी कोई पर्सन कोई भी रिलीजन को चूज कर सकता है, ठीक है, और प्रैक्टिस कर सकता है, प्रोपगेट कर सकता है। एक वो काइंड ऑफ रिलीजियस फ्रीडम होती है लोगों के पास। कोई भी पर्सन किसी फॉलो को रिलीजन को फॉलो कर सकता है, या किसी भी रिलीजन को ना फॉलो करे। गवर्नमेंट इसमें किसी प्रकार का जो हस्तक्षेप नहीं कर सकती, फोर्स नहीं कर सकती किसी भी इंडिविजुअल पर्सन को कि किसी प्रकार की रिलीजियस एक्टिविटी में वो इंगेज हो या ना हो। सो दैट इज फ्रीडम ऑफ रिलीजन। ठीक है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। कल्चरल एंड द एजुकेशनल राइट, आर्टिकल 29-30, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब क्या होता है कि जो बेसिकली माइनॉरिटीज ग्रुप होते हैं ना, माइनॉरिटी है, तो वो अपनी भाषा की, अपना जो है कल्चर है, उनका जो कस्टम है, जो उसको बचाने के लिए, उसको कंजर्व करने के लिए, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए वो लोग जो है एजुकेशन इंस्टीट्यूशन बना सकते हैं। ठीक है, जैसे मान ली कोई ट्राइबल कम्युनिटी है, तो उसका अपना खुद का स्कूल हो सकता है, वो स्कूल बना सकते हैं ताकि अपनी भाषा को प्रोपेट कर पाए, वो पढ़ा पाए बच्चों को, ट्रेडिशन को, कल्चर को सिखा पाए बच्चों को, ताकि जो है
वो उसको प्रोटेक्ट कर पाए, उसको कंजर्व कर पाए। तो ये आपका आता है कल्चरल एंड ट्राइबल राइट, एजुकेशन राइट। नेक्स्ट है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 32, अगर किसी भी रूप में किसी पर्सन के फंडामेंटल राइट जो है वो वायलेट होते हैं, तो पर्सन सुप्रीम कोर्ट को जो है अप्रोच कर सकता है। दैट इज राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडी। जैसे किसी पर्सन को अरेस्ट किया गया इलीगली, देन ही कैन पिटिशन टू द सुप्रीम कोर्ट फॉर द रिलीज, इस प्रकार से। सो सिंपल मीन्स है किसी के भी जो भी अधिकार है अगर सुरक्षित नहीं है, ओके, तो उनको सुरक्षित करने के लिए पर्सन सुप्रीम कोर्ट को जो है अप्रोच कर सकता है। राइट टू, हाँ ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा घुमा के दिया है उन्होंने, तो इनकेस अगर आप कंफ्यूज मत होना। ऑल्सो इन्वायरमेंट का मतलब क्या होता है कि जो हमारा अधिकार है ना राइट टू लाइफ का, आर्टिकल 21 इसी के अंदर है। राइट टू लाइफ का मतलब क्या है, बेहतर तरीके से आप जी पाए, इसका मतलब है आपको साफ सुथरी हवा, पानी, ये सब मिलना चाहिए, इसलिए राइट टू होलसम एनवायरमेंट। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है कि एक पर्सन जो है एक ऐसा एनवायरमेंट, उसको पोल्यूशन फ्री एनवायरमेंट मिलना चाहिए, क्लीन एयर हो, साफ सुथरा पानी मिले, और आसपास का सराउंडिंग हो, बट दैट इज वेरी यू कैन से कंड्यूसिव फॉर ऑल वेल बीइंग, उसको बोलेंगे हम होलसम एनवायरमेंट। तो आपका आर्टिकल 21 के अंदर ही आता है, उसके लिए अलग से कोई नहीं है। सो आर्टिकल 21 विच इज आल्सो इंक्लूड द हेल्दी एनवायरमेंट और द होलसम एनवायरमेंट, विच इंक्लूड द क्लीन एयर, क्लीन वाटर and very conducive environment for well-being of all the people. Pollution-free environment. 21 एजुकेशन एनवायरमेंट, एजुकेशन में कहाँ है 21? आर्टिकल 21 है राइट टू लाइफ का, 21A है वो एजुकेशन, 21A है वो, ठीक है, कंफ्यूज मत होना। आर्टिकल 40 विलेज पंचायत, ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में कई बार आया हुआ है। तो जो विलेज पंचायत होते हैं ना, उनको ऑर्गेनाइज करना, उनको पावर अथॉरिटी प्रोवाइड करना, ताकि उनकी जो भी फंक्शंस होते हैं सेल्फ गवर्नमेंट को लेकर के वो कर पाए, तो आर्टिकल 14 जो है पावर देता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द विलेज पंचायत। ठीक है, जो जिसको हम बोलते हैं लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बॉडी, स्पेशली रूरल एरिया में। ठीक है, यहाँ पर जो गवर्नमेंट होती है वो उनको पावर देती है, तो जो भी उनके लोकल अफेयर होते हैं ना, छोटे मोटे गांव के जो मसले होते हैं, मुद्दे होते हैं, ठीक है, जैसे डेवलपमेंट कोई प्रोग्राम है उसको चलाना, या लोकल डिस्प्यूट को जो कंफ्लिक्ट को जो है एड्रेस करना, लोकल रिसोर्सेज को मैनेज करना, ये सब के लिए उनके पास पावर होती है। सो वो आर्टिकल 40 के अंदर मेंशन किया गया कि स्टेट शैल प्रोवाइड द पावर, वी कैन से ऑर्गेनाइज द विलेज पंचायत एंड गिव द अथॉरिटी एंड द पावर टू द पीपल, जिसके माध्यम से वो फंक्शंस कर सकते हैं एट अ लोकल लेवल। आर्टिकल 39D, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। इसका मतलब होता है ये आर्टिकल प्रमोट करता है इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, मतलब पुरुष और महिला के लिए, दोनों के लिए जो है बराबर बेस्ड ऑन द, किसी प्रकार से डिस्क्रिमिनेशन नहीं होने हो सकता ऑन द बेसिस ऑफ द जेंडर। क्लियर है, बोलिए। अगर महिला और पुरुष दोनों ही काम कर रहे हैं, सेम जॉब कर रहे हैं सेम समय के लिए, तो उनको बराबर जो है सैलरी मिलनी चाहिए, पे होना चाहिए, अदरवाइज दैट इज वायलेटिंग द आर्टिकल 39D। लेकिन ये चीज अभी भी है, ये चीज मैंने ऑब्जर्व किया है, बिकॉज जब मैं जॉब में था तो वहाँ पर ये सब देखा जा रहा था कि मतलब वहाँ पर स्पेशली महिलाओं की सैलरी कम थी, इवन दे आर डूइंग मोर वर्क। तो वो कहीं ना कहीं कोई लूपहोल खोज लेते हैं, जितने भी प्राइवेट कंपनियां होती हैं वो कुछ ना कुछ ऐसे लूपहोल खोज लेते हैं कि वो दे कैन मैनेज दीज थिंग्स। इवन आर्टिकल बना हुआ है, सब कुछ है उसके बाद भी। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर कुछ जैसे कि यहाँ पर राइट दिए, एक तो लिमिटेड राइट है, एब्सोल्यूट राइट है, क्वालिफाइड राइट है, अनक्वालिफाइड राइट है, ये भी एग्जाम में आते हैं तो मैंने मेंशन कर दिए। लिमिटेड का मतलब होता है कि ऐसे ह्यूमन राइट्स जो कि राइट टू लाइफ प्रोटेक्ट करते हैं, जो मैंने अभी बताया आर्टिकल 21, जीवन जीने का अधिकार होता है, लेकिन इसके अंदर मान ली कोई जुडिशियल डेथ पेनल्टी है तो वो उसको अलाउ करे। जैसे किसी पर्सन के द्वारा क्राइम किया गया, तो पर्सन के पास राइट टू लाइफ है, लेकिन अब कोई क्राइम कर दिया गया है तो जो भी एज पर द लॉ जो प्रोविजन है उसके माध्यम से उसको दंडित किया जाएगा। ओके, या फिर जुडिशियल डेथ पेनल्टी है तो वो भी दी जाएगी। तो ये आपका कहलाता है लिमिटेड राइट, जहां पर जो राइट है, जो अधिकार है, ह्यूमन राइट्स हैं, वो प्रोटेक्ट होते हैं, लेकिन दैट इज आल्सो अलाउ फॉर द जुडिशियल डेथ पेनल्टी। ठीक है,
तो इसलिए बोलते हैं राइट दे आर वेरी लिमिटेड, और वी कैन से रेस्ट्रिक्टेड। पूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं है कि आपको राइट टू लाइफ, इसका मतलब ये नहीं है कि आप जी सकते हैं आप दूसरे को मार करके या किसी प्रकार से कुछ गलत काम करके। उसके रिगार्डिंग जो भी न्यायिक मृत्युदंड दिया जाएगा तो उसको मानना पड़ेगा, दैट हैव टू फॉलो। इसलिए यहाँ पे लिखा है दैट इज वेरी रेस्ट्रिक्टेड, दैट इज कॉल्ड एज लिमिटेड राइट। दूसरा है एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट का मतलब होता है जहाँ पर जो फंडामेंटल राइट है दैट इज नॉट सब्जेक्ट टू एनी लिमिटेशंस और रेस्ट्रिक्शंस अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस, किसी भी रूप में कैपिटल पनिशमेंट, इट डील विद द ओनली कैपिटल पनिशमेंट। हाँ, तो वो उसी में लाइफ जो है खत्म हो जाती है ना। बाकी अगर किसी को जेल होगी तो वो तो वापस भी आ जाएगा कुछ समय बाद। एब्सोल्यूट राइट का मतलब होता है सर एनकाउंटर तो नहीं आएगा इसमें। क्यों नहीं आएगा, सब आ सकता है। एनकाउंटर भी तो एक लीगल तरीके से होता है ना। इन केस अगर उन्होंने वो एनकाउंटर गलत तरीके से कर देते हैं, लेकिन वो अगर उसको सही फॉलो किया जाएगा तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। आप जो है पुलिस है या जो पुलिस अथॉरिटी होती है वो लोग जानबूझ के इस प्रकार से दिखाते हैं कि एनकाउंटर कर दिया। फेक एनकाउंटर हो सकता है कभी कभी। ठीक है। तो अगर जो जुडिशियल अथॉरिटी ने अगर उसको किसी प्रकार से पेनल्टी दिया है किसी भी रूप का, चाहे वो डेथ पेनल्टी या कोई भी हो, तो वो मान्य है। यही चीज यहाँ पर बोला जा रहा है। लिमिटेड राइट है, जो अधिकार है वो लिमिटेड है। ह्यूमन राइट, राइट टू लाइफ तो है, लेकिन अगर किसी प्रकार से जुडिशियल अथॉरिटी अगर किसी पर्सन को जो है अगर दंड देती है किसी भी रूप का, तो दैट इज एक्सेप्टेड। दूसरा एब्सोल्यूट का मतलब यहाँ पर किसी प्रकार का रेस्ट्रिक्शंस और लिमिटेशंस नहीं होता। जैसे किसी पर्सन को राइट टू फ्रीडम ऑफ टॉर्चर, टॉर्चर नहीं कर सकते, इनह्यूमन ट्रीटमेंट नहीं दे सकते, जो इंसान इंसान की तरह उसको बर्ताव करना। ये जो है जैसे मान लीजिए कोई क्राइम किया, उसको जेल में डाला गया, तो उसको है तो पर्सन ही ना, ह्यूमन है, उसको इनह्यूमन ट्रीटमेंट नहीं दिया जाएगा या उसको टॉर्चर नहीं किया जाएगा। लेकिन ये सब होता है, पुलिस करती है, लेकिन एज पर द लॉ ऐसा नहीं होना चाहिए। दैट इज कॉल्ड एब्सोल्यूट राइट। कि कोई पर्सन कैसा भी है, कोई भी उसने गलत काम कर दिया, फिर भी उसके पास अधिकार है, उसको किसी प्रकार का टॉर्चर है ह्यूमन एक्टिविटी उसके साथ या ट्रीटमेंट नहीं किया जाए, यातना उसको जबरदस्ती जो है परेशान करना, ये सभी चीजें नहीं होती। इसलिए देखा होगा बहुत सारे ऐसे क्रिमिनल्स होते हैं जो आराम से रहते हैं जेल के अंदर, इवन उनके द्वारा कई मर्डर कर दिए जाते हैं। दो ही प्रकार होता है, एक तो होता है उनके पावर होती है, पैसा होता है। दूसरा ये होता है कि लॉ ऐसा बना गया है कि उसको उसके उसके उसका जो अधिकार है फ्रीडम फ्रॉम द टॉर्चर और इनह्यूमन ट्रीटमेंट, वो कहीं ना कहीं फॉलो किया जा रहा है। क्वालिफाइड राइट का मतलब क्या होता है, ये भी काइंड ऑफ देयर इज रेस्ट्रिक्शंस और लिमिटेशंस अंडर स्पेसिफिक सर्कमस्टेंसेस। जैसे राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ असेंबली, ये तो ये कभी कभी जैसे इमरजेंसी टाइम पे ये वाला बंद हो जाता है, या फिर मान लीजिए जब कोई ऐसे केसेस हो जाते हैं कहीं जहाँ पर राष्ट्रपति शासन लग जाता है, तो कुछ कुछ ऐसे अधिकार होते हैं जो रोक दिए जाते हैं। समझ में आ रहा है। नेक्स्ट है अनक्वालिफाइड। देखो अनक्वालिफाइड